अध्याय 193 सिर की बाजी। राहुल रेन की लापरवाही के कारण उनके परिवार को 3 नींव निर्माण गोलियां और एक नव सूर्य ज्वाला फल गंवाने पड़े। ये कैसे संभव था कि इसकी कोई प्रतिक्रिया न हो। इस क्षण कबीर विल्सन के लिए उनकी घृणा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। क्या पिछली हार तुम्हारे लिए अभी भी काफी दर्दनाक नहीं थी? कबीर विल्सन ने मुस्कुराते हुए उदासीन भाव से उत्तर दिया। मैदान में बहुत से लोग थे। ऐसा दृश्य देखकर उनका उत्साह अचानक जाग उठा। युद्धकला प्रांगण के नए नियम कहते हैं कि जब तक शक्ति लगभग समान हो, किसी भी चुनौती को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ये शिष्यों के बीच बेहतर आदान प्रदान के लिए बनाया गया है। राहुल रेन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आंखों में भयंकर दृष्टि लिए उन्होंने कबीर विल्सन को घूर कर देखा। स्पष्ट रूप से राहुल रेन कबीर विल्सन को चुनौती देना चाहते थे। वे दोनों सत्य योद्धा क्षेत्र के कलाकार थे और चरम युद्धकला संप्रदाय की युद्धकला प्रांगण प्रणाली अभी अभी बदली गई थी, जिससे दो सत्य योद्धा क्षेत्र के कलाकारों के बीच एक जबरदस्त युद्ध छिड़ने की संभावना थी, जिसने भीड़ के जोश को एक बार फिर बढ़ा दिया। अगर तुम उन्हें चुनौती देना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे पार पाना होगा। एक अधेड़ आयु का व्यक्ति अचानक आगे बढ़ा और कबीर विल्सन के सामने खड़ा हो गया। इससे कबीर विल्सन और बाकी सब थोड़े हैरान रह गए। यह असाधारण व्यक्तित्व वाला अधेड़ आयु का व्यक्ति ठीक वही मनोज जॉनसन था, जिसे कबीर विल्सन ने पहले सस्ते में शिष्य बनाया था। श्रीमान जॉनसन, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? राहुल रेन जाहिर तौर पर मनोज जॉनसन को पहचानते थे। हालांकि सभी जानते थे कि मनोज जॉनसन कबीर विल्सन का शिष्य है, उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, इसे महज एक मजाक समझा जाता था। इसके अलावा कई लोग मनोज जॉनसन का बहुत आदर करते थे। आखिरकार वह एक तृतीय स्तर के रसायनज्ञ थे। कई वर्षों से विभिन्न रस निर्माण प्रतियोगिताओं में वह शीर्ष स्थान पर थे, एक उच्च और अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति। उनकी रसायन निर्माण प्रतिभा अच्छी थी और चरम युद्धकला प्रांत के रसायनज्ञ समुदाय में उनका अच्छा नाम था। वह मेरे गुरु हैं, मनोज जॉनसन ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया। यदि यह पहले होता तो उन्हें ऐसा कहने में बहुत शर्म आती, हालांकि अब स्थिति अलग थी। इस समय कबीर विल्सन न केवल एक सत्य योद्धा क्षेत्र के कलाकार थे, बल्कि वह एक चतुर्थ स्तर के रसायनज्ञ भी थे, मनोज जॉनसन से पूरे एक स्तर ऊपर। भले ही ये केवल एक स्तर का अंतर था, लेकिन यह अंतर आकाश पाताल जैसा था। अब ऐसे गुरु होने के लिए उनका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता था। कबीर विल्सन मुस्कुराए और बोले, मनोज, तुम इतने समय तक गुप्त प्रशिक्षण में रहे हो, क्या परिणाम है? एक गुरु के रूप में मैं इन बीते वर्षों में बहुत व्यस्त रहा और तुम्हें रसायन निर्माण में मार्गदर्शन करने का समय नहीं मिला, कृपया मुझे क्षमा कर देना। अगर कबीर विल्सन ने अतीत में ऐसा कहा होता तो निश्चित रूप से मजाक उड़ता। हालांकि अब कोई हंसने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि अब उनके पास मनोज जॉनसन से इस तरह बात करने की योग्यता थी। अब मनोज जॉनसन मन और वचन से पूरी तरह सहमत थे। उन्होंने आखिरकार कबीर विल्सन को अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। स्वाभाविक रूप से कबीर विल्सन भी ऐसे शिष्य को पाकर खुश थे, क्योंकि वह अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे और एक रसायनज्ञ के रूप में मनोज जॉनसन उनकी नई शक्ति में शामिल होने और उसे मजबूत करने की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। इस शिष्य ने सत्य मूल गोली और श्वेत जेड गोली पर ध्यान केंद्रित किया है। मैं अब मुश्किल से सत्य मूल गोली का निर्माण कर पाता हूं, बस मेरे पास पर्याप्त जड़ी बूटियां नहीं हैं। मनोज जॉनसन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। कबीर विल्सन सत्य मूल गोली और श्वेत जेड गोली दोनों का निर्माण करने में सक्षम थे, और वह भी बहुत उच्च गुणवत्ता के। केवल इसी बात ने मनोज जॉनसन को श्रद्धा महसूस कराई। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया, एक भंडारण थैली निकाली और अपने शिष्य को सौंप दी। वह थोड़ा मुस्कुराए और बोले, ये सत्य मूल गोली और श्वेत जेड गोली दोनों के लिए 50 समूह जड़ी बूटियां हैं, इन्हें लो और अभ्यास करो। तुम्हें मेरे मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। मनोज जॉनसन चकित रह गए। हर कोई आश्चर्यचकित होकर उस भंडारण थैली को देख रहा था। हर कोई जानना चाहता था कि क्या वे चीजें वास्तव में वहां थीं या नहीं। कबीर विल्सन वास्तव में इतने उदार हो सकते थे और एक बार में इतनी सारी जड़ी बूटियां दे दीं। मनोज जॉनसन ने भंडारण थैली ले ली। जैसे ही उन्होंने देखने के लिए अपनी दैवीय चेतना डाली, उनका पूरा शरीर कांप उठा। कांपती हुई आवाज में बार बार उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया। हर कोई देखता रहा और समझा कि यह कोई झूठा दृश्य नहीं था। अपने मन में उन्होंने गुप्त रूप से अनुमान लगाया कि कबीर विल्सन ने श्याम कछुआ रहस्यमय क्षेत्र में बहुत सी अच्छी चीजें प्राप्त की होंगी। इससे उनकी आंखों में लालच आ गया जब उन्होंने कबीर विल्सन को देखा। राहुल रेन, तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो, ठीक है। क्या तुम एक बार फिर बाजी लगाने की हिम्मत करते हो? कबीर विल्सन ने प्रसन्नता भरी मुस्कान के साथ कहा।
एक विचारशील दृष्टि के साथ उन्होंने राहुल रेन को देखा जो अभी भी आश्चर्य में डूबे हुए थे। मैं बस तुम्हें चुनौती देना चाहता हूँ, युद्धकला में तुम्हारे साथ विचारों का आदान प्रदान करना चाहता हूँ। राहुल रेन बाजी लगाना चाहते थे, हालांकि उनके पास बाजी लगाने के लिए कुछ नहीं बचा था। कबीर विल्सन का चेहरा बदल गया, वह बेहद उदास हो गए। बार बार रेन परिवार उन्हें मारना चाहता था। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वे उन्हें दसियों सैकड़ों गुना वापस चुकाएंगे। तुम अपने सिर की बाजी लगा सकते हो, क्या तुम बाजी लगाओगे या नहीं? अगर तुम हारते हो तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। अगर मैं हारता हूं तो मैं तुम्हें अपना सिर दूंगा। कबीर विल्सन ने व्यंग्य किया, मेरे सिर की कीमत 10 मिलियन क्रिस्टल पत्थर है, क्या तुम सहमत हो या नहीं? क्या यह उनके जीवन का जुआ नहीं था? दूसरे शब्दों में, यह एक जीवन मरण का युद्ध था जिसकी संप्रदाय में अनुमति थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कबीर विल्सन को घाटे का सौदा मिल रहा था, क्योंकि उनके सिर की कीमत 10 मिलियन क्रिस्टल पत्थर थी, जबकि राहुल रेन का सिर अमूल्य था। कबीर विल्सन ने पहले ही ध्यान दिया था कि राहुल रेन सत्य योद्धा क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि उनके शरीर के भीतर की सत्य ऊर्जा भी बहुत बदल गई थी, ये पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। राहुल रेन अचानक पागलों की तरह हंसने लगे, हाँ हाँ, यह मत सोचना कि तुम हमेशा जीतते रहोगे। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे पास तुम्हारे साथ बाजी लगाने के लिए और कुछ नहीं है, हालांकि मेरे पास दांव पर लगाने के लिए ये जीवन है। इस बार मैं ब्याज के साथ खोया हुआ सब कुछ निश्चित रूप से वापस पा लूंगा। कबीर विल्सन ने ठंडी मुस्कान दी, अपने मन में चुपचाप कहा, रेन परिवार, मैं पहले राहुल रेन को मारूंगा और फिर आधिकारिक तौर पर तुम पर युद्ध की घोषणा करूंगा। राहुल रेन के सिर के साथ मैं घोषित करूंगा कि मैं कबीर विल्सन इतना आसान नहीं हूं कि कोई भी धमकाए। कल सुबह चरम युद्धकला दीप्तिमान सूर्य घाटी, राहुल रेन ने ठंडे स्वर में कहा और फिर मुड़कर चले गए। चरम युद्धकला दीप्तिमान सूर्य घाटी कई युद्धकला प्रांगणों के एक तरफ पर्वत श्रृंखला के अंदर एक घाटी थी। इस घाटी की भूमि बहुत मजबूत थी, इसके अलावा ये घाटी पूरी तरह से व्यूह रचनाओं से ढकी हुई थी। यहाँ तक कि अगर सत्य योद्धा क्षेत्र के कलाकार यहाँ लड़ते थे तो भी इसे नष्ट करना बहुत मुश्किल था। ये स्थान वास्तव में सत्य योद्धा क्षेत्र के कलाकारों को प्रतियोगिताओं के लिए दिया गया था। अमृत गुप्ता रेन परिवार के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने लगे। इस बीच प्रेम बजाज और रंजीत बिना किसी पृष्ठभूमि वाले सत्य योद्धा क्षेत्र के शिष्यों या अच्छी योग्यता वाले कुछ 10वें स्तर के नश्वर योद्धा क्षेत्र के शिष्यों की तलाश करने लगे। ये वही लोग थे जिन्हें वे अपनी नई शक्ति में शामिल करना चाहते थे। कबीर विल्सन मनोज जॉनसन के साथ चरम गोली प्रांगण में मनोज जॉनसन के निवास पर गए। कबीर विल्सन ने अपने शिष्य को सत्य मूल गोली और श्वेत जैड गोली के निर्माण में मार्गदर्शन किया, जो उनके लिए एक बहुत ही आसान काम था। आखिरकार दूसरे व्यक्ति ने उन्हें गुरु कहा था, उन्हें निश्चित रूप से एक गुरु की तरह व्यवहार करना था। कबीर विल्सन ने सत्य मूल गोलियां और श्वेत जैड गोलियां बनाने का अपना अनुभव सिखाया। उनके स्पष्ट और सरल मार्गदर्शन से मनोज जॉनसन ने बहुत कुछ सीखा और उन्हें बहुत लाभ हुआ। इससे वह कबीर विल्सन का और भी अधिक सम्मान करने लगे। चरम युद्धकला संप्रदाय के बुजुर्ग भी शिष्य के प्रयास और साधना पद्धतियों को सुविधाजनक बनाने पर चर्चा करने के लिए एक साथ एकत्र हुए। कबीर विल्सन को हमेशा लगा कि चरम युद्धकला संप्रदाय ऐसा अन्य संप्रदायों की घेराबंदी या उस तरह की किसी भी चीज से निपटने के लिए करता है। कबीर विल्सन भी काफी समय से सत्य योद्धा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, हालांकि उन्होंने अभी भी उन पौराणिक दैवीय युद्धकला कौशल यानी स्वर्ग स्तर के युद्धकला कौशल को नहीं देखा था। ये भी चरम युद्धकला संप्रदाय के मुख्य गोपनीय रहस्यों में से एक था। सामान्य तौर पर किसी को तब तक इंतजार करना पड़ता था जब तक कि वे सत्य योद्धा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर लेते। उन्नति के बाद यदि उन्होंने चरम युद्धकला संप्रदाय के प्रति कुछ हद तक समर्पण किया होता, तभी वे इन कौशलों में से एक को सीखने में सक्षम होते, या यदि उनका कोई गुरु होता तो उनका गुरु उन्हें ये कौशल प्रदान कर सकता था। हालांकि अब नियमों में बदलाव किया गया था। जब तक व्यक्ति को चरम युद्धकला संप्रदाय से अनुमोदन मिल जाता, वे दैवीय युद्धकला कौशल प्राप्त कर सकते थे। बस इतना है कि अनुमोदन का मानक अभी तक पेश नहीं किया गया है। अगली सुबह कबीर विल्सन चरम युद्धकला दीप्तिमान सूर्य घाटी पहुंचे। इसके चारों ओर की पहाड़ियां पहले ही एक विशाल दर्शक वर्ग से भर चुकी थीं। जैसे ही कबीर विल्सन आए, अमृत गुप्ता, प्रेम बजाज और रंजीत दौड़कर उनके पास आए। छोटे भाई कबीर, राहुल रेन की शक्तियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनका एक बहुत शक्तिशाली गुरु है। उनके उस गुरु का इतिहास अस्पष्ट है, लेकिन उन्होंने ड्रैगन युद्धकला तकनीक में महारत हासिल कर ली है।
मुझे लगता है कि राहुल रेन ने भी इसे सीख लिया होगा। अमृत गुप्ता ने धीमी आवाज में कहा, क्या आप किसी विशिष्ट शब्द या वाक्यांश का अर्थ जानना चाहेंगे या कहानी का आगे का हिस्सा भी हिंदी में अनुवाद करवाना चाहेंगे? अध्याय 194 दुष्ट नागयोद्धकला तकनीक। जैसे ही कबीर विल्सन ने ये 3 शब्द नागयोद्धकला तकनीक सुने, उनके होठों पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी। वह नागयोद्धकला तकनीक से भयभीत नहीं थे क्योंकि वह उन सब में सबसे शक्तिशाली ताई ची नाग दमन अभ्यास की साधना करते थे। जब तक वह ताई ची नाग दमन अभ्यास के रहस्यों की गहराई को समझ लेते, तब तक न केवल वह अन्य सभी नागयोद्धकला तकनीकों को नियंत्रित कर सकते थे, बल्कि वह नई नागयोद्धकला तकनीकें भी बना सकते थे। कल शाम से ही अमृत गुप्ता सारी रात जांच पड़ताल कर रहे थे। वह जानना चाहते थे कि राहुल रेन में इतना आत्मविश्वास क्यों था। अमृत गुप्ता को यह उम्मीद नहीं थी कि राहुल रेन के पास वास्तव में एक नाग योद्धकला तकनीक का आश्वासन होगा। चेवु महाद्वीप के योद्धकला कलाकारों की नज़रों में ये कुछ पवित्र था, यह उन दैवीय योद्धकला कौशलों के समान स्तर पर था। राहुल रेन पहले ही आ चुके थे। उन्होंने एक सुनहरा कसा हुआ हल्का कवच पहना हुआ था। एक ही नज़र में ये स्पष्ट था कि इस कवच का स्तर बुरा नहीं था। यदि किसी के पास इस तरह का रक्षात्मक उपकरण हो तो वे हमले के एक हिस्से को रोकने में सक्षम होंगे और लड़ाई के दौरान व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होने से बच जाएगा। राजशल्क कवच, एक 7वें स्तर का आत्मिक उपकरण। यह आदमी काफी अमीर है। रंजीत ने राहुल रेन की ओर देखते हुए आंखें सिकुड़कर ठंडे स्वर में कहा। युद्ध कौशल की तुलना बेहतर ढंग से करने के लिए प्रतियोगिता के दौरान हथियारों के उपयोग की अनुमति नहीं थी। हालांकि कवच और रक्षात्मक उपकरण पहने जा सकते थे। पिछली बार राहुल रेन रसायन निर्माण में कबीर विल्सन से हार गए थे। हालांकि राहुल रेन अपनी शक्ति के संबंध में बहुत आश्वस्त थे। हालांकि वह जानते थे कि कबीर विल्सन ने श्याम कछुआ रहस्यमय क्षेत्र में सत्य योद्धा क्षेत्र के ढेर सारे कलाकारों को अपंग कर दिया था। वह उस स्थिति में था जहां कबीर विल्सन अपनी सत्य ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम थे, जबकि अन्य नहीं कर सकते थे। राहुल रेन का मानना था कि वह भी उन्हीं परिस्थितियों में उन सभी लोगों को अपंग कर सकते थे। प्रेम बजाज और अन्य लोग पहले ही युद्धकला क्षेत्र छोड़कर लड़ाई देखने के लिए पहाड़ के बीच में जा चुके थे। उन्होंने चारों ओर भी देखा, लेकिन अभी भी कोई बुजुर्ग उपस्थित नहीं मिला। कबीर विल्सन, तुम्हें अपने कार्यों पर पछतावा करने का कोई मौका नहीं मिलेगा क्योंकि तुम आज निश्चित रूप से मरोगे। चिल्लाते हुए राहुल रेन की आंखें लाल हो गईं। उनका वह मूल रूप से सफ़ेद चेहरा पूरी तरह से काली ऊर्जा से ढका हुआ था। कुछ काले चेहरे की मांसपेशियां बाहर निकल आई थीं। उनका रूप वास्तव में भयंकर लग रहा था। अचानक राहुल रेन के शरीर से एक दुष्ट ऊर्जा उमड़ पड़ी, जिससे कबीर विल्सन कुछ कदम पीछे हट गए। राहुल रेन के इस रूप को देखकर कबीर विल्सन का चेहरा अतुलनीय रूप से भारी हो गया। उनके मन में और भी अधिक सदमा था। ये दुष्ट नाग योद्धकला तकनीक है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे किसी दानव पथ के कलाकार द्वारा नाग योद्धकला तकनीक में संशोधन के परिणामस्वरूप बनाया गया था। इस तरह की नाग योद्धकला तकनीक लोगों के लिए बहुत हानिकारक होती है। ये साधक और दूसरों दोनों के लिए हानिकारक है। शुरुआती चरण में साधक को कुछ भी गलत महसूस नहीं होगा। इसके अलावा यह उनकी शक्ति को एक विशाल बढ़ावा देगा। हालांकि यदि साधक बाद के चरणों तक पहुंचने में सक्षम होता है तो साधक मूल रूप से अस्तित्वहीन हो जाएगा। वे पहले अपनी चेतना खो देंगे और फिर एक अत्यंत दुष्ट व्यक्ति बन जाएंगे। भूमिका ने आश्चर्य के साथ कहा। बहुत शुरुआत से ही वह दानव के पद से एक साधक थी। दानव पद से संबंधित अधिकांश चीज़ों के संबंध में उनकी बहुत गहरी समझ थी। राहुल रेन की इस दुष्ट नाग योद्धकला तकनीक ने कबीर विल्सन और उपस्थित सभी लोगों को डरा दिया। फिर अगला दृश्य सबके लिए और भी अधिक चौंकाने वाला था, क्योंकि राहुल रेन के दोनों हाथ अचानक गहरे काले हो गए। उसके बाद वे धीरे धीरे सूजने लगे। 2 गहरे काले नाग पंजे में बदल गए। पंजे का सिरा बहुत लंबा था, बहुत भयंकर और डरावना लग रहा था। कबीर विल्सन, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। राहुल रेन की आवाज़ बहुत अधिक खुरदरी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूंखार जानवर बात कर रहा हो। इस बिंदु पर उनका रूप बहुत डरावना था। उनके चेहरे पर काले शल्क उभर आए थे, प्रत्येक उस काली ऊर्जा से भरा हुआ था। उन गहरे भयंकर नागपंजों के साथ मिलकर यह एक काफी डरावना दृश्य था। राहुल रेन को देखते हुए उनका रूप एक पशु मानव जैसा था। लोगों को मतली की लहर महसूस हुई और घाटी को ढकने वाली दुष्ट ऊर्जा से भय महसूस हुआ। कबीर विल्सन ने एक शत्रुतापूर्ण सत्य ऊर्जा को महसूस किया जो बुरी मंशाओं से भरी हुई थी, उन पर ताला लगा रही थी, जिससे कबीर विल्सन के मन में संकट की भावना पैदा हुई। उसका कैसा गुरु है? उसके स्वामी द्वारा सिखाई गई तकनीक ने उसे वास्तव में कुछ ऐसा बना दिया। कबीर विल्सन ने गुप्त रूप से सोचा। इस समय एक काला कोहरा अचानक उनकी ओर उड़ा। उसके बाद हवा का एक झोंका आया।
उन्होंने एक निर्मम और अत्याचारी बल को करीब आते हुए महसूस किया। बिजली की चमक के साथ कबीर विल्सन किनारे हट गए। अगर वह थोड़ा भी धीमा होते तो उन गहरे नागपंजों के जोड़े से मारे जाते। हालांकि उनके पास शाम कछुआ वज्र कवच था, लेकिन ऐसी भयानक दुष्ट सत्य ऊर्जा का सामना करते हुए वह अनिवार्य रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाते। ये दुष्ट नाग युद्धकला तकनीक वास्तव में साधक को बहुत शक्तिशाली बनने दे सकती है। कबीर विल्सन ने गुप्त रूप से राहुल रेन से अभी अभी आई शक्ति के विस्फोट पर आह भरी। जब कबीर विल्सन चौंक गए थे, राहुल रेन हवा की तरह उछल पड़े। उन्होंने कबीर विल्सन के चेहरे की ओर एक पंजा जोर से बढ़ाया। 5 नुकीले पंजे के सिरे ठंडी चमक के साथ हवा में 5 नुकीले चाकू की तरह छेद गए, जिसके साथ ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। कबीर विल्सन एक बार फिर किनारे हट गए, हालांकि उस शक्तिशाली वार ने अभी भी उनके चेहरे पर 2 खून की खरोंचें खींच दीं। राहुल रेन बहुत तेज थे। जैसे ही कबीर विल्सन बच निकले थे, राहुल रेन ने एक बार फिर हमलों की एक और बौछार शुरू कर दी। उन अतुलनीय रूप से कठोर और अविनाशी गहरे नाग पंजों के साथ उन्होंने कबीर विल्सन पर हमला किया। इस तरह से ये राहुल रेन के लिए कबीर विल्सन पर हमला करने के लिए 2 शक्तिशाली हथियारों का उपयोग करने के बराबर था। इस बीच कबीर विल्सन अपना हथियार इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे और पिछले कुछ समय से वह दबाव में आ गए थे। कबीर विल्सन ने अपना सिर एक बार फिर झुकाया और किनारे हट गए। वे वर्षा तूफान जैसे नुकीले पंजे सीधे उन पर उड़े, भले ही वह बहुत तेजी से चल रहे थे। उनका शरीर पहले ही मैदान से गायब हो चुका था, फिर भी राहुल रेन उनकी स्थिति को ठीक-ठीक निर्धारित करने में सक्षम थे। राहुल रेन के आधा पशु बनने के बाद उनकी 5 इंद्रियां कई गुना बढ़ गई थीं, जिससे निपटना बहुत मुश्किल था। राहुल रेन ने अपनी भुजाओं पर बहुत सारी सत्य ऊर्जा जमा कर ली थी। परिणामस्वरूप जब भी उन्होंने अपनी भयंकर भुजाओं से हमला किया, तो वह बड़ी मात्रा में बल और गति जुटाने में सक्षम थे। इस तरह उनके नुकीले पंजे और भी शक्तिशाली हो गए। इस क्षण जमीन प्रत्येक वार से निकलने वाली विलंबित ऊर्जा तरंगों के परिणामस्वरूप पंजे के निशानों से पूरी तरह ढकी हुई थी। यह आदमी वास्तव में मुझसे तेज है। कबीर विल्सन अपने मन में गुप्त रूप से चौंक गए। हालांकि यह केवल थोड़ा सा तेज था, इसने उन्हें पलटवार करने में असमर्थ कर दिया। जैसे ही राहुल रेन का हमला शुरू हुआ, उनकी शक्ति और गति ऐसी थी कि उसकी गणना की जा सके। इसने दर्शकों में मौजूद कुछ तीसरे स्तर और चौथे स्तर के सत्य योद्धा क्षेत्र के कलाकारों को भी खुद पर शर्मिंदा महसूस कराया। लेकिन जो लोग वास्तव में समझ रहे थे कि क्या हो रहा था, वे वास्तव में कबीर विल्सन से डर रहे थे, क्योंकि नागपंजों के इस तरह के भयानक हमले का सामना करने के बावजूद उनके चेहरे पर केवल कुछ खरोंचें थीं और कुछ नहीं। कबीर विल्सन मूल रूप से घायल नहीं थे, उनकी सांस स्थिर रही और उनके चेहरे पर घबराहट का एक अंश भी नहीं था। ऐसा भी लग रहा था कि ऐसी परिस्थितियों में वह भी धीरे धीरे राहुल रेन की लय से परिचित हो रहे थे। हालांकि राहुल रेन के हमले बहुत उग्र लग रहे थे, लेकिन आप कह सकते हैं कि कबीर विल्सन की रक्षा और भी दुर्जय थी। इतने लंबे समय तक हमला करने के बाद भी कोई दृश्य परिणाम न मिलने पर राहुल रेन का धैर्य जवाब दे रहा था। अचानक उन्होंने एक उदास दहाड़ निकाली, क्योंकि उनके शरीर से एक काली दुष्ट ऊर्जा उमड़ पड़ी। उनकी दोनों भुजाओं का आकार तेजी से बढ़ गया, क्योंकि उनकी भुजाओं पर शल को भरने लगे। उनका रूप और भी भयंकर हो गया, उनका पूरा शरीर सूज गया और बड़ा हो गया। एक बार फिर इस परिवर्तन के दृश्य ने देखने वालों की खोपड़ी में झंझनाहट पैदा कर दी। मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। राहुल रेन ने एक और हथेली से वार किया, हालांकि पहले से बहुत तेज। गति में अचानक बदलाव ने कबीर विल्सन को चौंका दिया, हालांकि उनके पास बहुत समृद्ध युद्ध अनुभव था। उसी क्षण उनके सिर की रक्षा करते हुए एक पानी का पर्दा दिखाई दिया। इसके बावजूद वह अभी भी गहरे पंजे के बल से हवा में उछल गए और वह पानी का पर्दा दबाव में फट गया। कबीर विल्सन को राहुल रेन द्वारा दूर फेंक दिए जाने के बाद वह एक काले साए में बदल गए, अपने शिकार का पीछा करते हुए, क्योंकि उनके गहरे पंजे कबीर विल्सन पर वार करने के लिए नीचे उतरे। कबीर विल्सन एक त्वरित लुढ़कन के साथ बच निकले, क्योंकि एक ऊर्जा कवच ने उनके पूरे शरीर को ढक लिया। ये एक शाम कछुआ लोतियान आवरण था और इसमें अत्यंत शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमताएं थीं। हालांकि राहुल रेन का वार कबीर विल्सन को नहीं लगा, लेकिन उस एक वार से पूरी जमीन चूर चूर हो गई। पूरी घाटी जमीन के माध्यम से एक कंपन के रूप में हिल गई। इतना शक्तिशाली वार, फिर भी कबीर विल्सन इसे चकमा देने में कामयाब रहे थे। राहुल रेन बेहद क्रोधित थे। उन्होंने एक बार फिर पागलपन भरी चीख निकाली और लुढ़कते हुए कबीर विल्सन पर नीचे की ओर एक हथेली से वार किया। इस हथेली के वार से जमीन पर एक और अचानक कंपन हुआ। ये स्पष्ट रूप से जाहिर था कि राहुल रेन के हमले कितने शक्तिशाली थे।
कबीर विल्सन के नीचे की जमीन पूरी तरह से कुचल गई और धंस गई। कबीर विल्सन को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनका श्याम कछुआ लोतियान आवरण हमले से टुकड़ों में बिखर गया। जब राहुल रेन का हथेली का वार कबीर विल्सन की ओर आ रहा था, तो उन्होंने भी अपनी भुजा को बढ़ाया जो हल्के कोहरे से ढकी हुई थी और पलटवार में राहुल रेन की टखने को पकड़ लिया। अचानक चटकने की आवाज़ें सुनाई दी, जिसके बाद राहुल रेन की ओर से एक जोरदार चीख निकली। कबीर विल्सन ने गहन आभा उंगली का उपयोग किया था, वह दुर्जेय युद्धकला तकनीक जो केवल उन्हें चुटकी में दबाकर आत्मिक उपकरणों को आसानी से नष्ट करने में सक्षम थी। इस समय कबीर विल्सन पहले ही सत्य योद्धा क्षेत्र के दूसरे स्तर में कदम रख चुके थे और अपनी भयानक सार्वभौमिक सत्य ऊर्जा के साथ उन्होंने राहुल रेन की टखने को पूरी तरह से कुचल दिया। जब राहुल रेन की टखने कुचल गई, तो उन्होंने अपनी टांग में अवर्णनीय दर्द महसूस किया। तीव्र दर्द के अचानक आवेग के साथ राहुल रेन ने खून थूक दिया। उनका वह फूला हुआ भयंकर शरीर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। आगे की कहानी का अनुवाद करने के लिए मुझे बताएं। अध्याय 195 द्वंद्व। राहुल रेन की टखने कुचल गई थी और यह एक अत्यंत दर्दनाक अनुभव था। वह क्रोधित थे और कबीर विल्सन की ओर जोर से हथेली से वार किया। राहुल रेन अपनी पूरी शक्ति से झपटे सीधे कबीर विल्सन के सिर को निशाना बनाया। कबीर विल्सन की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उन्होंने अपना हाथ उठाया और उन भयंकर पंजों का अपनी हथेलियों से स्वागत किया। दोनों हथेलियां आपस में टकराईं और एक गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ फूटीं। जमीन के माध्यम से एक अचानक कंपन हुआ जिससे पूरी घाटी हिल गई। राहुल रेन ने एक और दर्द भरी चीख निकाली। उनका विशाल भयंकर पंजा पूरी तरह से रक्त से ढका हुआ था। जब कबीर विल्सन ने एक क्षण पहले अपनी हथेली बढ़ाई, तो उन्होंने एक साथ दो पृथ्वी स्तर के युद्धकला कौशल, गहन आभा उंगली और चौंका देने वाली स्वर्ग हथेली का उपयोग किया। उनके वार ने न केवल राहुल रेन की हथेली को छेद दिया और पूरी तरह से कुचल दिया, बल्कि एक भयानक और शक्तिशाली ऊर्जा भी हथेली के माध्यम से उनके शरीर में प्रवेश कर गई। ये भयानक और शक्तिशाली ऊर्जा सीधे राहुल रेन की भुजा से गुजरी, उसे अंदर से बाहर तक हिला दिया और इंच दर इंच कुचल दिया। उनकी भुजा उनके बगल में लटक गई, पूरी तरह से बेकार हो गई। केवल कुछ सेकंड ही बीते थे, फिर भी कबीर विल्सन ने सफलतापूर्वक पलटवार किया था, राहुल रेन की लय को बिगाड़ दिया, ऊपरी हाथ हासिल किया और राहुल रेन की भुजा और पैर को कुचल दिया। परिणामस्वरूप राहुल रेन ने पूरी तरह से अपना होश खो दिया और बार बार चीखने लगे और भी अधिक खूंखार हो गए। अपने शेष बचे पैर के सहारे वह कबीर विल्सन की ओर उछले। राहुल रेन की दूसरी हथेली कबीर विल्सन की ओर वार करने के लिए आए। उस भयंकर हथेली पर लगे वे 5 नुकीले पंजे एक दुष्ट और डरावनी आभा से पूरी तरह ढके हुए थे। कबीर विल्सन ने चकमा नहीं दिया, इसके बजाय उन्होंने अपने शरीर में मौजूद सारी अजगर सत्य ऊर्जा को एकत्रित किया। उनकी भुजा तुरंत अजगर सत्य ऊर्जा से ढक गई और एक अजगर पंजे में बदल गई। अजगर पंजा और गहरा नाग पंजा आपस में टकराए, जो समान रूप से मेल खाते हुए दिखाई दिए। हालांकि कबीर विल्सन ने अपनी सारी अजगर सत्य ऊर्जा जारी कर दी थी और उनका वार राहुल रेन के मुकाबले बहुत अधिक शक्तिशाली था। दोनों पंजे एक दूसरे से टकराए और पूरी घाटी एक बार फिर जोर से हिल गई। क्षितिज में एक गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंज उठी, जिसके तुरंत बाद राहुल रेन की ओर से एक रक्त जमा देने वाली चीख आई। उनकी पूरी भुजा गायब हो गई थी। कबीर विल्सन के अजगर पंजे ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को साफ कर दिया और सब कुछ टुकड़े टुकड़े कर दिया। राहुल रेन अपने सामान्य रूप में वापस आ गए। कबीर विल्सन यह मानने को मजबूर थे कि अगर वह एक क्षण पहले सावधान न होते, तो वह निश्चित रूप से राहुल रेन के डरावने पंजों से कुचलकर मर जाते। जब वह आधा पशु आधा मानव बन गए थे, तो उनकी शक्ति और गति तेजी से बढ़ गई थी। खासकर वह विस्फोटक बल, उसने कबीर विल्सन को भी एक लंबे समय तक रहने वाले डर के साथ छोड़ दिया। कबीर विल्सन, तुम भी सत्य योद्धा क्षेत्र के दूसरे स्तर में हो। राहुल रेन का चेहरा डर से पूरी तरह पीला पड़ गया, क्योंकि वह घबराहट में कबीर विल्सन को देख रहे थे। राहुल रेन को मूल रूप से विश्वास था कि सत्य योद्धा क्षेत्र के दूसरे स्तर में कदम रखने के बाद और इतनी शक्तिशाली दुष्ट नाग युद्धकला तकनीक सीखने के बाद कबीर विल्सन कोई खतरा नहीं बनेंगे। राहुल रेन को कैसे पता चलता कि कबीर विल्सन भी सत्य योद्धा क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुके थे और वह उसी स्तर में होने के बावजूद इतने शक्तिशाली होंगे। इसके अलावा कबीर विल्सन के पास अभी भी अजगर-वध दानव तलवार थी, उनकी शक्ति अथाह थी। उन्होंने एक बार तीसरे स्तर के सत्य योद्धा क्षेत्र के कलाकार का सिर काटने के लिए उस तलवार का उपयोग किया था जब वह केवल सत्य योद्धा क्षेत्र के पहले स्तर में थे। अचानक कबीर विल्सन की बाएं हाथ से सत्य ऊर्जा बाहर निकली, जो तलवार के आकार में बदल गई। जोरदार सत्य ऊर्जा से बना एक हथियार भी बहुत तेज होगा।
सत्य ऊर्जा कितनी समृद्ध थी इस पर निर्भर करते हुए बना हुआ हथियार भी बहुत अधिक दुर्जेय हो सकता था और कुछ आत्मिक हथियारों के साथ भी तुलना की जा सकती थी। कबीर विल्सन, तुम मुझे नहीं मार सकते। राहुल रेन घबरा गए थे क्योंकि उन्होंने जल्दी से चिल्लाया। कबीर विल्सन ने उन्हें एक निर्विकार नज़र दी। जब राहुल रेन अभी भी कबीर विल्सन की प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे थे, वह एक पल में राहुल रेन के सामने प्रकट हो चुके थे। कबीर विल्सन ने उस सत्य ऊर्जा की चौड़ी तलवार लहराई, राहुल रेन की गर्दन पर वार किया और उनके सिर को पूरी तरह से अलग कर दिया। जमीन पर लुढ़कते हुए सिर को देखकर, जिसमें राहुल रेन की चौड़ी खुली हुई आंखें डर से भरी हुई थीं, उपस्थित सभी लोगों को अपने दिलों में भय महसूस हुआ। खासकर कुछ सत्य योद्धा क्षेत्र के कलाकारों को नश्वर योद्धा क्षेत्र के कलाकारों की तुलना में उन्हें लड़ाई की गहरी समझ थी और कबीर विल्सन की शक्ति ने उन्हें एक बड़ा सदमा दिया। 20,000 से अधिक शिष्य लड़ाई देखने आए थे। जब उन्होंने राहुल रेन को मारे जाते देखा तो हर कोई हल्ला करने लगा। आखिरकार राहुल रेन चरम युद्धकला संप्रदाय के एक दुर्लभ प्रतिभाशाली सत्य योद्धा क्षेत्र के शिष्य थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह एक रसायनज्ञ भी थे। इसके अलावा उन्हें चरम युद्धकला प्रांत के प्रसिद्ध रेन परिवार का समर्थन भी प्राप्त था। अब जब कबीर विल्सन ने राहुल रेन को मार दिया था तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि कबीर विल्सन और रेन परिवार के बीच एक दरार बन चुकी थी। जैसे ही कबीर विल्सन राहुल रेन का भंडारण कंगन उठाने के लिए झुके, दूर से एक जोरदार चिल्लाहट राहुल सुनाई दी। जैसे ही चिल्लाहट गूंजी, कबीर विल्सन ने एक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट अपनी ओर आते हुए महसूस किया। वह तुरंत चकमा देने के लिए पीछे कूद गए, जबकि एक कांपता हुआ बूढ़ा व्यक्ति राहुल रेन के मृत शरीर के बगल में प्रकट हुआ। रमन रेन, वह ठीक वही बुजुर्ग रेन थे जिन्होंने उस दिन कबीर विल्सन के खिलाफ क्रूरता से काम किया था। कबीर विल्सन को उम्मीद नहीं थी कि रमन रेन वास्तव में अब प्रकट होंगे। कबीर विल्सन, क्या तुमने ये किया? रमन रेन कबीर विल्सन की ओर मुड़े और चिल्लाए, जो अत्यंत क्रोधित लग रहे थे। उसने और मैंने अपने सिर की बाजी लगाई थी, वह हार गया, इसलिए मैंने उसका सिर काट दिया। कबीर विल्सन ने उपेक्षा से कहा। साथ ही वह गुप्त रूप से अपनी सत्य ऊर्जा को सक्रिय कर रहे थे। उन्हें डर था कि रमन रेन चुपके से हमला कर देंगे। किसी भी चीज की परवाह किए बिना किसी को यह जानना चाहिए कि रमन रेन कबीर विल्सन से बहुत अधिक शक्तिशाली थे। रमन रेन ने कबीर विल्सन को घूरा और दहाड़ लगाए। कबीर विल्सन, तुम पहले ही हमारे रेन परिवार की नव सूर्य ज्वाला फल और 3 नींव निर्माण गोलियां जीत चुके हो, तुम अभी भी इस तरह कैसे व्यवहार कर सकते हो? तुम वास्तव में अभी भी इतने अन्यायी हो और हमारे रेन परिवार के दुर्लभ प्रतिभाशाली को मार डाला। हा। कबीर विल्सन अचानक हंस पड़े। बूढ़े कमीने, तुम मामले के बारे में पहले ही स्पष्ट हो और फिर भी यहाँ झूठ बोलने आए हो। ये वह था जिसने पहले मुझे चुनौती दी थी। इसके अलावा मेरे और तुम्हारे रेन परिवार के बीच का बंधन पहले ही सुलझाना असंभव हो गया है। पिछली बार जब मैंने चरम युद्धकला संप्रदाय छोड़ा था तो तुम्हारे रेन परिवार ने मेरी हत्या के लिए सत्य योद्धा क्षेत्र के 2 दूसरे स्तर के कलाकारों को भेजा था। सौभाग्य से मेरे पास एक अच्छा हथियार था और यही एकमात्र कारण था कि मैं बाजी पलटने में कामयाब रहा और उन दोनों लोगों को मार डाला। ये सुनकर रमन रेन का दिल हिल गया। रेन परिवार के सत्य योद्धा क्षेत्र के 2 दूसरे स्तर के कलाकार कबीर विल्सन द्वारा मारे गए थे। इस बात ने रमन रेन को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। रमन रेन की दुखती रग को छेड़ा गया देखकर कबीर विल्सन ने बोलना जारी रखा, तुम्हारे रेन परिवार ने उन बाजी की शर्तों का भुगतान नहीं करना चाहा और बार बार मुझे मारने के बारे में सोचा। जब मैं तुम्हारे द्वारा भेजे गए लोगों से निपटने में कामयाब रहा तो तुमने पिछली बार शाम कछुआ पर्वत में मुझ पर हमला किया और मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया, मुझे निचले लोक की खाई में गिरने के लिए मजबूर किया। सौभाग्य से मेरी किस्मत बुरी नहीं थी और मैं जिंदा वापस आने में कामयाब रहा। कबीर विल्सन, झूठे आरोप मत लगाओ। निचले लोक की खाई में गिर गया और फिर भी जिंदा वापस आने में कामयाब रहा। तभी बोलो जब तुम्हारे पास सबूत हो। रमन रेन ने पलटवार किया। उनकी आवाज़ तेज थी। उनके चारों ओर मौजूद सभी लोगों ने सुना। वे सभी बहुत हैरान थे। हालांकि उनमें से अधिकांश कबीर विल्सन के दावों के बारे में संदेह कर रहे थे। जो कोई भी निचले लोक की खाई में गिर गया था वह वास्तव में कभी वापस नहीं आया था। कबीर विल्सन पहले ही अनुमान लगा चुके थे कि रमन रेन अपराधों को स्वीकार करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। कबीर विल्सन ने एक बार फिर व्यंग्य किया और कहा, अपने रेन परिवार के प्रतिभाशाली शव को लो और जाओ, उसने अपनी मौत खुद बुलाई। रमन रेन के दिल में गुस्सा पहले ही खौलने की हद तक पहुंच चुका था। उन्होंने दहाड़ लगाई, कबीर विल्सन, तुम बार बार हमारे रेन परिवार को उकसा रहे हो। तुमने न केवल राहुल रेन को कुटिल चालों का उपयोग करके तुम्हारे साथ बाजी लगाने की लड़ाई के लिए फंसाया,
तुमने मेरे रेन परिवार पर भी झूठे आरोप लगाए, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। रमन रेन अपने मन में दृढ़ हो गए और कबीर विल्सन की ओर झपटे। रमन रेन ने मुक्का मारा क्योंकि एक गहरी और मजबूत सत्य ऊर्जा उनकी भुजा से बह निकली। हवा में प्रहार करते हुए चटकने की आवाज़ें सुनाई दे सकती थीं क्योंकि परिणामी हवा से जमीन से मिट्टी की एक मोटी परत छिल गई थी। ये सत्य योद्धा क्षेत्र के 9वें स्तर की शक्ति थी। ये कबीर विल्सन के वार से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। रमन रेन की ओर से आते हुए उस भयानक मूके को देखकर हर कोई मानता था कि कबीर विल्सन मर चुके हैं, बिना किसी अपवाद के। जैसे ही उन्होंने उम्मीद की कि कबीर विल्सन मूके से मांस का ढेर बन जाएंगे, उन्होंने वास्तव में मुक्का भी मारा। उन्होंने बिजली की तरह हमला किया, उनकी शक्ति भी बहुत शक्तिशाली थी। मुट्ठियों से सत्य ऊर्जा के विस्फोट के साथ एक भयंकर हवा थी जिसने अपने रास्ते में सब कुछ टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या कबीर विल्सन सत्य योद्धा क्षेत्र के दूसरे स्तर में नहीं थे? अब उनके पास वास्तव में सत्य योद्धा क्षेत्र के 9वें स्तर के बराबर शक्ति थी। अध्याय 196 वज्रपात प्रहार। कबीर विल्सन का मूल इरादा हमले से बचना था। हालांकि उसी पल उन्होंने अपनी बाईं भुजा से एक बहुत शक्तिशाली बल प्रवाहित होते हुए महसूस किया। इस अत्याचारी शक्ति का स्रोत रिनी, वह छोटी नागिनी थी। इससे पहले रिनी ने कहा था कि उचित समय पर वह कबीर विल्सन को अपनी कुछ शक्ति दे सकती है। बस इतना था कि इस शक्ति की ताकत उनकी अपेक्षाओं से पूरी तरह परे थी। इसने वास्तव में उन्हें सत्य योद्धा क्षेत्र के 9वें स्तर के व्यक्ति की शक्ति के करीब पहुंचने दिया। ओजपूर्ण सत्य ऊर्जा की दो टकराती शक्तियों का एक दूसरे से टकराव हुआ। प्रभाव से हवा का एक अत्याचारी तूफान आया, जिसके साथ एक चमकदार आभा का विस्फोट हुआ। पूरी घाटी में एक भयंकर कंपन हुआ, जिससे वहां मौजूद सब कुछ हिल गया। विशाल युद्धकला क्षेत्र अनगिनत दरारों से पूरी तरह ढक गया था। कबीर विल्सन और रमन रेन दोनों ही परिणामी विस्फोट से हवा में उछल गए। उन दोनों ने पलटवार के झटके से खून थूक दिया। रमन रेन को उम्मीद नहीं थी कि कबीर विल्सन वास्तव में इतनी भयानक शक्ति के साथ फूट पड़ेंगे और वह पूरी तरह से असुरक्षित थे, जिससे उन्हें पलटवार से भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस बीच कबीर विल्सन की शक्ति रिनी द्वारा उधार दी गई थी। उनका शेष शरीर अभी भी वैसा ही था। उस भयानक पलटवार का सामना करते हुए उनके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। कबीर विल्सन के जमीन पर गिरने के बाद उन्होंने जल्दी से नर्क आत्मिक घास का एक छोटा टुकड़ा सत्य मूल गोली के साथ निगल लिया। इस बिंदु पर उनकी चोटें किसी भी तरह से हल्की नहीं थीं। नर्क आत्मिक घास का वह टुकड़ा निगलने के बाद उन्होंने तुरंत अजगरवध दानव तलवार बाहर निकाली। छोटी नागिनी, तुम कब तक टिक सकती हो? कबीर विल्सन ने पूछा। उन्हें रिनी की शक्ति की बहुत ज़रूरत थी। मैं कुछ समय तक और टिक सकती हूँ, हालांकि तुम्हें जल्दी से कार्य करने की ज़रूरत है, रिनी ने एक गंभीर लहजे में कहा। वह समझ गई थी कि कबीर विल्सन इस समय क्या योजना बना रहे थे। कबीर विल्सन ने जोर से अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उन्होंने जल्दी से सत्य मूल गोली को परिष्कृत किया, अपनी खपत हुई अजगर सत्य ऊर्जा को फिर से भरा। इस क्षण उन्होंने गुप्त रूप से श्याम कछुआ वज्र कवच भी जारी किया और इसे अपने कपड़े के नीचे छिपा लिया। इस तरह उनके पास कहीं बेहतर रक्षा होगी और उन्हें शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एक क्षण पहले दोनों मुट्ठियों के टकराने के परिणामस्वरूप घाटी से रेत और पत्थर उड़ गए थे। अनिवार्य रूप से घाटी में एक रेत का तूफान उठ रहा था, जिससे ये स्पष्ट रूप से देखना बहुत मुश्किल हो रहा था कि क्या हो रहा है। अजगर वध दानव तलवार लिए हुए कबीर विल्सन ने दैवीय चेतना का उपयोग करके रमन रेन के स्थान की पुष्टि की और सीधे उनकी ओर दौड़े। एक क्षण पहले रमन रेन ने शुद्ध क्रोध में मुक्का मारा था और वह कबीर विल्सन से पूरी तरह से घृणा भी करते थे। इसीलिए उस मुक्के में ताकत का कोई छोटा हिस्सा नहीं डाला गया था। यदि कबीर विल्सन पर बिना रुकावट के वार किया जाता तो वह अपंग हो जाते, अगर मरते नहीं। इसी कारण रमन रेन को एक बड़ा पलटवार झेलना पड़ा और इस तरह उन्हें गंभीर चोटें आईं। उठते हुए रेत के तूफान के भीतर रमन रेन जमीन पर बैठे थे और अपनी ओर एक दमनकारी उपस्थिति महसूस कर रहे थे। बुजुर्ग रेन के पास बहुत समृद्ध युद्ध अनुभव था और तुरंत हवा में उछल पड़े, अचानक हमले से बचते हुए। जमीन एक बार फिर हिल गई और रमन रेन हवा में ऊंचाई से कबीर विल्सन को उस शक्तिशाली नीले रंग की विशाल तलवार को नीचे की ओर काटते हुए देख पाए। अगर रमन रेन समय पर चकमा नहीं देते तो वह निश्चित रूप से दो हिस्सों में कट जाते। कबीर विल्सन के उस तलवार के वार ने जमीन पर एक गहरी खाई खोद दी, जैसे एक सीधी धारा। जैसा कि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी तलवार अपने लक्ष्य से चूक गई है, उन्होंने जल्दी से पीछे मुड़कर और जोर से रमन रेन की ओर छलांग लगाए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कबीर विल्सन की प्रतिक्रियाएं इतनी तेज होंगी और उन्हें यह भी तुरंत महसूस हो जाएगा कि कहाँ जाना है।
हम्फ। कबीर विल्सन ने ठंडे स्वर में आह भरी। अजगर सत्य ऊर्जा तेजी से अजगर वध दानव तलवार में उमड़ पड़ी। वह विशाल तलवार का शरीर बिजली की गड़गड़ाहट के साथ चमका। दमनकारी बिजली बल की लहर दर लहर फूट पड़ी। आकाश अंधेरा हो गया और उसमें भी बिजली कड़कने लगी, जिससे एक गड़गड़ाहट की आवाज़ निकली। जैसे ही कबीर विल्सन ने अजगर वध दानव तलवार को आसमान में ऊंचा उठाया, आसमान में बिजली की कड़क गूंज उठी। अचानक कई मोटी बिजली की चमक स्वर्ग से नीचे गिरी, सीधे अजगर वध दानव तलवार पर गिरी। ये नाग हत्यारा 7 वध प्रहारों में से वज्रपात प्रहार था। इसने तलवार में बड़ी मात्रा में बिजली बल का मार्गदर्शन किया, जिसे दुश्मन पर हमला करने पर एक भयंकर वज्रपात की तरह पूरी तरह से जारी कर दिया जाएगा। इस क्षण कबीर विल्सन ने भी अपने शरीर में बड़ी मात्रा में बिजली अवशोषित कर ली थी। अगर वह अमर और दानव शरीर के दूसरे स्तर तक नहीं पहुंचते, तो वह इतनी बड़ी मात्रा में हिंसक बिजली बल का मार्गदर्शन करने में सक्षम नहीं होते। जैसे ही उन्होंने रमन रेन के स्थान को महसूस किया, कबीर विल्सन ने अपनी तलवार उठाई और बिजली की गति से रमन रेन के सामने पहुंचे। वह भयानक बिजली अजगर वध दानव तलवार में प्रवाहित हुई। इस तरह की दमनकारी शक्ति अत्यंत दम घोंटने वाली थी। इस बिंदु पर कबीर विल्सन के शरीर में समाहित सारी बिजली बल पूरी तरह से फूट पड़ा। अजगर वध दानव तलवार के नीचे काटने से उसकी कैद से मुक्त होकर बिजली पूरी तरह से प्रकट हो गई। एक पृथ्वी को हिला देने वाली गड़गड़ाहट गूंजी। उस अचानक गड़गड़ाहट की आवाज़ पूरे त्यानमेन शहर में गूंज उठी, जिससे हर कोई डर के मारे कांप उठा। बूढ़े कमीने, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें 10 पर सैकड़ों गुना चुकाऊंगा, कबीर विल्सन ने अपने दिल में चिल्लाया। वह अजगर वध दानव तलवार का वार एक वज्रपात के समान था, सीधे रमन रेन के शरीर पर वार किया। नीचे काटते हुए वह हिंसक बिजली बल फट पड़ा, रमन रेन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। प्रकृति की वह भयानक शक्ति अजगर वध दानव तलवार के माध्यम से पूरी तरह से जारी हुई थी, जमीन की ओर काटते हुए। एक डरावनी शक्तिशाली ऊर्जा बिजली के साथ एक उग्र नाग की तरह जमीन के समानांतर दौड़ी और उस दूर के पहाड़ पर टकराए। बल ने सीधे उस पहाड़ को छेद दिया, एक विशाल गुफा खोल दी। चरम युद्धकला दीप्तिमान सूर्य घाटी सत्य योद्धा क्षेत्र के 6ठे स्तर से नीचे के लोगों के बीच लड़ाई के लिए सीमित थी। उस क्षेत्र से ऊपर के प्रतिभागियों के बीच किसी भी लड़ाई के लिए बुजुर्गों से अनुमोदन की आवश्यकता थी। फिर भी अब कबीर विल्सन ने रिनी के समर्थन से सत्य योद्धा क्षेत्र के 9वें स्तर के व्यक्ति के बराबर शक्ति के साथ विस्फोट किया। कई लोग ये देखने में सक्षम नहीं थे कि पहाड़ी घाटी में क्या हुआ था, हालांकि वे कबीर विल्सन को एक भयंकर हमला करते हुए महसूस करने में सक्षम थे। कुछ सत्य योद्धा क्षेत्र के कलाकार जिनकी नज़र काफ़ी अच्छी थी, वे कबीर विल्सन के उस पृथ्वी को दहला देने वाले वार को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम थे। उस दुर्जय वार ने उन्हें एक बड़ा डर दिया। वे पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए। पहाड़ी घाटी में रेत धीरे धीरे बिखर गई। हर किसी ने एक कुछ हद तक शर्मिंदा कबीर विल्सन को एक दोधारी दबंग चौड़ी तलवार पकड़े हुए घाटी के अंदर अकेले खड़े देखा, जिसमें एक अतिरिक्त बड़ी खाई भी खोदी गई थी, जो एक दूर के पहाड़ से गुजरती हुई और उस पहाड़ के अंदर एक नई गुफा तक जाती थी। कबीर विल्सन ने एक लंबी आह भरी। इस बिंदु पर वह बहुत थक चुके थे, हालांकि वह अभी भी बेहद उत्साहित थे। हालांकि उन्होंने एक क्षण पहले जो शक्ति जारी की थी वह रिनी द्वारा उन्हें उधार दी गई थी, फिर भी इसने उन्हें बेहद संतुष्ट और चिंतामुक्त महसूस कराया। उस नई चौड़ी, गहरी और लंबी खाई को देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया और बोलने में असमर्थ था। जिस बात ने उन्हें और भी अधिक आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि रमन रेन कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। जमीन पर केवल कुछ जले हुए कपड़े के चिथड़े ही बचे थे। क्या कबीर विल्सन ने रमन रेन को मार डाला था? रमन रेन बुजुर्ग प्रांगण से थे, हालांकि वह केवल सत्य योद्धा क्षेत्र के 9वें स्तर में थे, फिर भी वह कई लोगों की नज़रों में उच्च और महान थे। अब उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। कबीर विल्सन ने चरम युद्धकला संप्रदाय के एक बुजुर्ग को मार डाला था। उन्होंने ये कैसे किया? क्या उनके पास सत्य योद्धा क्षेत्र के 9वें स्तर के बराबर शक्ति थी? हर किसी ने सोचा कि यह असंभव था, अन्यथा उन्होंने राहुल रेन को आसानी से मार डाला होता। हालांकि कई लोगों ने जल्द ही पहले से आई उस क्रूर बिजली को कबीर विल्सन द्वारा हमले के लिए प्रकृति की एक जंगली शक्ति से समर्थन लेने के साथ जोड़ा। पूरी घाटी पूरी तरह शांत थी, इससे पहले की चर्चाओं और चीखों के शोर में फूट पड़े। अंततः हर किसी को अभी भी यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि कबीर विल्सन रमन रेन को मारने में सक्षम थे। इस बार वह गंभीर मुसीबत में है। उसने एक बुजुर्ग को मार डाला है। ये निश्चित रूप से एक गंभीर पाप है। कबीर विल्सन वास्तव में एक डरावना आदमी है। अब कोई भी शायद ही उन्हें उकसाने का 1 लाख में एक मौका लेगा। वह वास्तव में 10 मिलियन क्रिस्टल पत्थर के इनाम के लायक है। इतनी कम उम्र में वह इतना शक्तिशाली है।
वह चौड़ी तलवार निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट श्रेणी का हथियार है। जरूर होगा। हर किसी की अलग अलग राय थी, हालांकि हर किसी ने विलाप किया। प्रेम बजाज, अमृत गुप्ता और रंजीत कबीर विल्सन के अच्छे दोस्त थे, लेकिन वे अभी भी डर से अवाक थे। मूल रूप से वे सभी मानते थे कि उन्होंने और कबीर विल्सन के बीच की दूरी कम कर ली है। हालांकि अब उन्हें लगा कि वे पीछे नहीं रह पा रहे हैं। क्या हुआ? अलेक्जेंडर दूर से उड़ते हुए आए। कुछ ही क्षण पहले वह गड़गड़ाहट 10,000 ली के दायरे में गूंज उठी थी। चरम युद्धकला संप्रदाय के सभी उच्च स्तर के सदस्य परेशान हो गए थे, ये सोचकर कि आखिर क्या हो रहा है। जीत, बुजुर्ग गोली और कई अन्य बूढ़े लोग जल्द ही पहुंचे। ये सभी लोग बुजुर्ग प्रांगण से थे। उसी समय कई शक्तिशाली युद्धकला कलाकार आकाश में उड़ते हुए आए। जैसे ही वे रुके, पूरी पहाड़ी घाटी एक भयानक आभा में घिर गई। चरम युद्धकला संप्रदाय के कई शक्तिशाली युद्धकला कलाकार यहाँ एकत्र हुए थे और खुद को बचाने के लिए अपनी सत्य ऊर्जा जारी की ताकि चुपके से हमला होने से बच सकें। आखिरकार यहाँ पहले हुई गड़बड़ी बहुत बड़ी थी। कुछ तुच्छ नश्वर योद्धा क्षेत्र के कलाकारों के पैर डर से ढीले पड़ गए क्योंकि वे जमीन पर गिर पड़े। फिर तुम ही क्यों हो? जीत ने कबीर विल्सन को देखकर एक लंबी आह भरी। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगला अध्याय भी अनुवाद करूं?